नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं इन एग्जाम से रिलेटेड वो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो मिल जाएंगे आपको, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स का जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब, लेटरल शिफ्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, और उसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से एक रे जो है वो इस तरीके से इंसिडेंट है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है, ये जो एंगल है यहाँ पे I1 है, और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट अगर जब होती है तो ये एंगल जो रिफ्रैक्शन का है वो R1 है, और ये जब जाके दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये I2 है, और यहाँ से रे जो है बाहर की तरफ निकल जाती है, तो ये जो है वो एंगल जो है ये R2 है। अब देखिए, R1 जो होगा ये I2 के बराबर होगा, बट हम एक चीज़ और नोट करते हैं यहाँ पे कि अगर ये रे सीधी जा रही होती तो इस तरीके से जाती, बट अभी जो रे जा रही है वो इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे y। और ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है म्यू, जो मीडियम यहाँ था वो का वही मीडियम यहाँ पे है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ए म्यू बी है वो साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 है। ये हम कह सकते हैं, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रेयर मीडियम। तो यहाँ से ए म्यू बी इसको लिखा जाता है, ये होता है साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1, ये स्नेल्स लॉ से हम बताते हैं। उसी तरीके से जब ये रे बाहर निकलेगी तो ये हम लिखेंगे बी म्यू ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन I2, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये जो है साइन R2 ये रिफ्रैक्शन एंगल है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1, यहाँ साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या है, I2 जो है वो एंगल R1 के बराबर है, एंगल I2 जो है एंगल R1 के बराबर है। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस तरीके से जा रहा है, तो ये R1 जो हो गया I2 के अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहाँ से हम कहते हैं I2 इज इक्वल टू एंगल R1। तो यहाँ से साइन I2 की वैल्यू हम पुट करते हैं साइन R1, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से आ जाता है साइन I1 दैट इज इक्वल टू साइन R2, या हम कह सकते हैं I1 जो एंगल I1 है ये बराबर है एंगल R2 के। तो देखिए, मैं वही चीज़ बार बार दोहराना चाहूँगा कि रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, इधर से मुड़ के ये इधर की तरफ गई थी, तो इधर से जब ये वापस जाएगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल पे बाहर निकलेगी। देखिए, अब थोड़ा सा एक और लेटरल शिफ्ट की बात करते हैं। ये जो रिलेशन है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये लेटरल शिफ्ट कही जाती है। तो देखिए, y जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम ट्राइंगल लेते हैं PSQ। तो इस ट्राइंगल में जब हम बात करेंगे PSQ में, तो हम कह सकते हैं PS डिवाइडेड बाई PQ, PS डिवाइडेड बाई PQ, ये हम कह सकते हैं ये cos R1 के बराबर है। PS जो है वो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, इसको हम कह सकते हैं ये T के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये T बाई PQ के बराबर है, या PQ को कह सकते हैं कि ये T डिवाइडेड बाई cos R1 है। उसी तरीके से ट्राइंगल PQM लेते हैं हम। इस ट्राइंगल PQM की अगर बात करेंगे तो यहाँ से साइन डेल्टा, देखिए ये एंगल जो है ये डेल्टा है, ये यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट बिल्कुल रे सीधी जाती है, बट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो बीच का एंगल है ये डेल्टा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन डेल्टा जो है y बाई PQ है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये PQ जो है ये T बाई cos R1 है, तो PQ की वैल्यू हम T बाई cos R1 यहाँ पुट कर देते हैं। तो बिल्कुल वही रिलेशन है, यही वाला रिलेशन है, बस PQ की वैल्यू पुट की है T डिवाइडेड बाई cos R1। तो यहाँ से y निकल के आता है T साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई cos R1।
तो यहाँ से y आ गया टी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस r1, और यहाँ से हम डेल्टा को क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो एंगल है डेल्टा, ये किसके बराबर है, देखिए ये एंगल जो I1 है ये कंप्लीट एंगल इसके बराबर है, ये जो एंगल है वही एंगल ये है, और इसमें से अगर R1 को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एंगल बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो I1 माइनस R1 है वो डेल्टा के बराबर है। तो यहाँ से y जो है ये हम कह सकते हैं t बाई कॉस R1, साइन डेल्टा की जगह हम पुट कर देंगे ब्रैकेट में I1 माइनस R1। तो इस तरीके से ये रिलेशन निकल के आता है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, देखिए कंपाउंड स्लैब का थ्रो जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए कंपाउंड स्लैब में क्या है कि मान लीजिए 2 स्लैब रखी हुई है, और ये एक मीडियम A है और ये B है, दूसरा टेंसर मीडियम है, तीसरा रेयर है, और फोर्थ वापस A मीडियम आ गया। तो यहाँ से देखिए ये जो रे आएगी इंसिडेंट रे है, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हुई, फिर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हुई, और बाद में इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गई। तो अब जब हम बात करेंगे रिलेशन की, तो हम देखिए सिंपल रिलेशन हम लगा सकते हैं कि B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1। उसी तरीके से हम कहते हैं C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन R1 क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, डिवाइडेड बाई साइन R2। स्नेल्स लॉ से साइन I बाई साइन R। देखिए दिखने में ये R दिख रहा है, लेकिन ये इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे ये जो है साइन R1 है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा है साइन R2। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्योंकि ये जो है नॉर्मल है, ये जो डैश लाइन आपको दिख रही है ये नॉर्मल टू द सरफेस है। तो जब हम वापस इस सरफेस पे आ जाएंगे, तो वापस इस सरफेस के लिए हम कह सकते हैं कि A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C के रेस्पेक्ट में ये साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I1 होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी ये 1 आ जाएगी। अब इसी को रीअरेंज करना है हमको, तो हम कहते हैं B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A के रेस्पेक्ट में, C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B के रेस्पेक्ट में, इनका मल्टीप्लिकेशन ये बराबर होता है 1 अपॉन म्यू AC। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये है C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A के रेस्पेक्ट में, और इसी को वापस हम रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाता है A म्यू C डिवाइडेड बाई A म्यू B। अब देखिए हम एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड की बात करते हैं। एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड ये क्या होता है? अब ये एक कॉमन एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक मग रखा हुआ है और ये लिक्विड भरा हुआ है, वाटर ही ले लेते हैं, लेटर से वाटर है, और वाटर में बॉटम पे एक सिक्का रखा है, लेटर से मग की जगह हम लेते हैं सिक्का, कि एक बॉटम में सिक्का है। तो जब हम इधर से आइस इधर हमारी इधर है, तो जब हम देखते हैं तो ये ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो किस कारण से दिखता है, वो जो है रिलेशन हम निकालेंगे, बट इसका एक जो पार्ट है वो है एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड। तो डेप्थ जो है लिक्विड की वो ऊपर दिखाई देती है, रियल बॉटम जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो किस कारण से देता है? तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले रे डायग्राम पे जाना चाहूँगा। रे डायग्राम जो है किस तरीके से है, ये बॉटम है, यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, तो यहाँ से एक रे तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पे है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। एक रे जो यहाँ से निकली, इधर से जो रे गई, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रे जो है इस तरीके से जाती है। और हमारी जो आइज़ है वो इस तरीके से है। तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा कि ये जो रे है इस तरीके से जब दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ से आती हुई मिलेगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो इस पॉइंट पे दिखेगा, ओ डैश पे। तो ये ओ डैश पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमको दिखाई देती है। अब देखिए ये जो है इंसिडेंट एंगल है आई, और यह यहाँ भी सिंपल इंसिडेंट एंगल है आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल है आर, और ये जो एंगल है वही एंगल ये है आर, क्योंकि देखिए ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये आर और ये आर। और जब हम अल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बी म्यू ए है ये बराबर होगा साइन आई बाई साइन आर, और अगर आई और आर स्मॉल है तो साइन आई जो है वो टेन आई के बराबर होगा, और साइन आर जो होगा वो टेन आर के बराबर होगा।
तो यहाँ से हम साइन आई बाई साइन आर की जगह पुट कर सकते हैं tan i डिवाइडेड बाई tan r, और tan i को हम लिख सकते हैं, देखिए tan i क्या है, यहाँ से tan i जो है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ये डिस्टेंस जो है ये AB डिवाइडेड बाई AO, तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan i जो है ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस है। उसी तरीके से tan r की जब हम बात करेंगे तो ये हम कहेंगे AB डिवाइडेड बाई AO डैश, तो AB डिवाइडेड बाई AO डैश ये tan r है। तो यहाँ से जब हम इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं तो बी म्यू ए आता है AB डिवाइडेड बाई AO और AB डिवाइडेड बाई AO डैश, AB से AB कैंसिल हो जाता है, AO डैश डिवाइडेड बाई AO आ जाता है, दैट इज इक्वल टू H एपरेंट। A का मतलब है एपरेंट, एपरेंट डेप्थ देखिए कितनी है या कहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये एपरेंट है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो है वो रियल डेप्थ है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रियली पुट किया गया था। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है A के रेस्पेक्ट में ये HR डिवाइडेड बाई HA है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू होता है वो होता है B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A के रेस्पेक्ट में ये होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से एपरेंट शिफ्ट देखिए क्या होता है, तो एपरेंट शिफ्ट होता है जो रियल डेप्थ है उसमें से हम एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से रियल डेप्थ में से हम एपरेंट डेप्थ को माइनस कर रहे हैं तो HR डिवाइडेड बाई म्यू आ जाएगा। इस रिलेशन से हम ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं H रियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दैट इज दिस वन एपरेंट शिफ्ट। ये एपरेंट शिफ्ट है, मतलब ओ डैश हम बात कर रहे हैं एपरेंट ओ डैश, इसके ये कितना है। तो यहाँ से इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बर्ड है, और बर्ड जो है ये एक पॉन्ड में मछली को देखता है, तो यहाँ से इसको मछली कहाँ दिखाई देगी, तो देखिए फिश है, और फिश से जो रे चलेगी वो इस तरीके से चलेगी और इस तरीके से रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी। और ये जो एक रे है वो बिल्कुल सीधी जाती है क्योंकि ये नॉर्मल पे ही स्ट्राइक हो रही है, तो नॉर्मल पे ही जाएगी। तो ये बर्ड की जो आइज़ है उसको क्या लगेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से आती हुई मिलेगी, वो इस पॉइंट से आती हुई मिलेगी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ओ डैश, ये ओ डैश पॉइंट है, और यहाँ पे फिश अपीयर होगी। तो यहाँ से अगर बात करें तो बर्ड को फिश, एक्चुअल फिश यहाँ पे है, बट बर्ड को अपीयर होगी कि वो यहाँ पे है, तो ये एक ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो H एपरेंट है, क्योंकि H रियल से कम होती है इसलिए बर्ड जो है वो ऊपर दिखाई देगी। उसी तरीके से जब हम बात करें फिश को बर्ड कहाँ दिखाई देगा, तो देखिए अब हम बर्ड की बात करते हैं, तो बर्ड की जो रेज है वो किस तरीके से आ रही होगी, एक रे इस तरीके से आ रही होगी जो फिश के आइज में डायरेक्ट जा रही होगी, और इस तरीके से मान लीजिए कोई रे है, तो अब क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो इस तरीके से रे नहीं जाएगी, और ये रे जो है इस तरीके से बैंड हो जाएगी, और बैंड हो जाएगी तो ये दोनों जो रेज हैं ये यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, तो बर्ड जो है यहाँ से मिलता हुआ अपीयर होगा कि यहाँ से जो है बर्ड की जो हाइट है वो ऊपर है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, मतलब फिश अगर बर्ड को देख रही है तो एपरेंट हाइट जो है वो बड़ी हुई दिखाई देगी, और जो रियल डेप्थ है वो रियल जो हाइट है बर्ड की वो कम है यहाँ से। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई रे जो होती है ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो इसके फिनोमेना हमने देखे थे किस तरीके से जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रे निकलती है तो ये स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट ही निकल जाएगी, और अगर किसी एंगल पे जा रही है तो थोड़े रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा अब नॉर्मल से अवे चली जाएगी, और थोड़ा सा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो देखिए थोड़ा सा और अवे हो जाएगी। और एक एंगल पर्टिकुलरली ऐसा आएगा, ये इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, की जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो एंगल कहा जाता है कि इस एंगल के बाद क्या होगा कि अगर इस एंगल से एंगल बढ़ गया, इंसिडेंट एंगल इससे बढ़ गया, तो रे इस मीडियम में एंटर ही नहीं करेगी और वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी, डेंसर मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके कई फिनोमेना है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ये जो एंगल है जिसपे रे जो है जस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसको IC से लिखा जाता है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो रे है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डेंसर मीडियम में जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा केवल तभी ये रे मुड़ पाएगी, नहीं तो क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल कम है तो रे बाहर निकल जाएगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या इक्वेशन लगा सकते हैं कि देखिए हम प्रीवियस उस पे जाते हैं, तो प्रीवियस पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये साइन IC डिवाइडेड बाय साइन 90 है। इसी को हमने आगे लिख रखा है कि जो एयर का रेस्पेक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रेस्पेक्ट में वो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R है। साइन R जो है साइन 90 है, तो यहाँ से आ जाता है साइन IC। अब क्योंकि हमको पता है ग्लास का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में वो 1 एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ से आ जाता है a म्यू g और यहाँ पे आ जाता है 1 साइन IC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन IC जो है 1 a म्यू g के बराबर है। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ और फिनोमेना की बात करते हैं, जैसे रेड कलर स्पेशली जो है वो जो होता है और वायलेट कलर जो होता है वाइट लाइट में, तो उनके क्रिटिकल एंगल किस तरीके से होते हैं। तो देखिए रेड कलर जो है उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो मैक्सिमम होता है, और जो वायलेट कलर है उसका जो है उसका मिनिमम क्रिटिकल एंगल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि साइन IC अभी भी मैंने पढ़ा था, ये है 1 और ये है a म्यू g। अब देखिए म्यू जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ से इस तरीके से रिलेटेड है। हमने ये जो a म्यू g है ये है a प्लस b डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, इसी तरीके की टर्म्स आती है इसमें। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो म्यू है ये लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये मैक्सिमम होगा रेड कलर के लिए। और वायलेट कलर की वेवलेंथ क्योंकि बहुत कम होती है तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो कम होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हमको कहाँ दिखता है? ये मिराज में दिखता है। मिराज फॉर्मेशन जो डेजर्ट में होता है, मृग तृष्णा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आपने देखी है जो हमारे घरों में इंटरनेट कनेक्शन लेके आती है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में भी ये एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो हीरे का चमकना है वो भी इसी फिनोमेना के कारण होता है। तो यहाँ पे हम इस फिनोमेना की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फिनोमेना जो है वो क्या क्या है। तो देखिए मिराज फॉर्मेशन का हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए मिराज क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके से एक डेजर्ट में एक कोई पेड़ है बड़ा सारा और यहाँ पे एक आदमी है। तो डेजर्ट में हम सबको पता है रेत ज़्यादा गर्म होती है और जो है ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होता है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है ये ऊपर का मीडियम क्योंकि डेंसर है कंपेयर टू दिस मीडियम रेयर मीडियम है नीचे, तो यहाँ से क्या होगा कि इस तरीके से रे जो ऑफ लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी। और बैंड हो जाएगी तो इस तरीके से जब ये बैंड होती है तो आइज़ में इस तरीके से आती है ये। तो आइज़ में जब इस तरीके से आती है तो हमको लगता है कि ये रेज यहाँ से आ रही है। और यहाँ से की बात करेंगे तो ये जो इसका ऐसा लगता है कि इस पेड़ का या इस ट्री का जो है ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। अब रिफ्लेक्शन इस तरीके से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा लगता है कि पानी से रिफ्लेक्शन आ रहा है, जबकि वहाँ एक्चुअली में पानी नहीं है। तो ये बोला जाता है मिराज। तो ये मिराज फिनोमेना होता है। और ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या होता है इस तरीके से देखिए, इसमें भी इसी तरीके का पार्ट होता है कि जो एक जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से पास होती है डेंसर मीडियम में और इसके ऊपर एक रेयर मीडियम की क्लैडिंग की जाती है, ये क्लैडिंग बोला जाता है इसको। और क्लैडिंग जो है ये होती है रेयर मीडियम की, ये रेयर मीडियम होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो होती है ये इस मीडियम में जाने की बजाय इसी मीडियम में एंटर कर जाती है। और मान लीजिए आउटपुट हमको यहाँ पे लेना है तो रे ऑफ लाइट बिना ट्रांसमिट हुए, बिना लॉस उसका हुए, ये यहाँ पे जो है जो भी हमारी डिवाइस होती है उसमें हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ से बिना
बिना लॉस के हमको सिग्नल देखने को मिलता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का ये और यूज़ है यहाँ पे। अब स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड देखिए, ये और देखते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ये क्या होता है। तो देखिए डायमंड जो होता है ये इस तरीके का होता है, और ये डायमंड का पार्ट है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से काटा जाता है डायमंड की, यहाँ से अगर एक रे एंटर करती है तो इस डायमंड में एंटर करने के, डायमंड के फेस में एंटर करने के बाद इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद ये रे बाहर आती है। तो लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहती है, कई बार वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद वो बाहर निकलती है। तो ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो चमक रही है, जो लाइट हीरे के अंदर है, तो हीरा जो है या डायमंड जो है वो चमकता हुआ हमको दिखता है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मिराज इज फॉर्म ड्यू टू। देखिए अभी भी मैंने बात की थी, ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उस फिनोमेना पे बेस्ड है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है मिराज हमको जो है देखने को मिलता है। उसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये कब देखने को मिलता है। अभी भी मैंने देखा था जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तभी केवल ये हो सकता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो ए ऑप्शन है रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस जो है रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स नॉर्मली टू ए रेयर मीडियम, तब भी नहीं है। और व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स नॉर्मली टू ए डेंसर मीडियम, वो भी नहीं है। क्योंकि इन दोनों केसेस में अगर यहाँ से ये रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से आ रही है तो इस तरीके से चली जाएगी, चाहे मीडियम रेयर हो चाहे डेंसर हो। नॉर्मली केस में बिल्कुल सीधी जो लाइट जो बिल्कुल सीधी होती है वो सीधी निकल जाती है बिना डिविएट हुए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने जो अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का क्वेश्चन देखा था उससे रिलेटेड है। इफ ए फिश इन वाटर लुक्स एट ए बर्ड इन स्काई द बर्ड विल अपीयर टू फिश। देखिए एक फिश जो है वो एक बर्ड को देख रहा है। तो अभी मैंने देखा था बर्ड जो है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो अपरेंट डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है रियल डेप्थ से, क्योंकि फिश है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डेंसर मीडियम है, और इस बर्ड जो है ये एयर में है, इस स्काई में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एट ए ग्रेटर हाइट, ग्रेटर हाइट पे हमको दिखाई देगी। तो फिश को जो बर्ड दिखाई देगा वो ग्रेटर हाइट पे दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर रे इफ इट मूव फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो यहाँ से हम कहते हैं साइन IC जो होता है ये 1/√2 है, या हम कह सकते हैं 1 जो साइन I डिवाइडेड बाई साइन R है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये साइन IC जो होगा ये 1/μ होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन IC जो है ये 45 डिग्री है। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल हमको देखने को मिलता है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट डेप्थ ए फिश विल अपीयर टू ए बर्ड इफ फिश इज एट 4 मीटर डेप्थ इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो अभी भी हमने देखा था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये अगर म्यू है तो यहाँ से हम कहते हैं ये होता है रियल डेप्थ और डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हम बात करते हैं अपरेंट डेप्थ, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जो फिश है वो 4 मीटर डेप्थ पे है, तो अपरेंट डेप्थ क्या होगी। तो हम कहते हैं रियल डेप्थ जो है वो 4 मीटर है और ये अपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ से जब हम अपरेंट डेप्थ की बात करेंगे तो वो निकल के आएगा 3 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और थ्योरी डिस्कस की, ये हमारी बुक्स में अवेलेबल है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये SSR और एक्स ग्रुप में पूछे गए हैं।
तो हमने यहाँ 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। ये इस बुक में आपको 30 पेपर्स जो है प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से इस बुक में पेज नंबर 27 टू 29 और रे ऑप्टिक्स के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने। उसी तरीके से ये बुक है साइंस ऑब्जेक्टिव, तो इसमें थ्योरी भी आपको मिलेगी और क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे फ्रॉम पेज नंबर 146 टू 162। तो पार्ट 2 रे ऑप्टिक्स का हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।